नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं आनंदी जीवन या माझ्या YouTube चॅनलमध्ये. आज आपल्यासोबत असणार आहे उन्नती इन्स्टिट्यूट जळगाव याच्या फाउंडर जिग्ना मेहता. तसेच हँडरायटिंग डेव्हलपमेंट अँड इम्प्रूव्हमेंट एक्सपर्ट सुद्धा आहेत. त्यासोबतच त्या डूडल अँड ड्रॉइंग ॲनालायझर सुद्धा आहेत. तरुण भारतकडून त्यांना नारी शक्ती अवॉर्ड मिळाला आहे. तसेच मलाबार गोल्ड अँड डायमंडकडून टॉप 50 विमेन एंटरप्रेन्योर हा अवॉर्ड त्यांना मिळाला आहे. टॉप विमेन अचीवर रंगोली अवॉर्ड्स बाय माटा ॲट ताज हा अवॉर्ड त्यांना 2025 मध्ये मिळाला होता. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी हँडरायटिंगबद्दल म्हणजेच हस्तलेखनाबद्दल बरीचशी माहिती दिलेली आहे. त्यासोबतच ब्रेन जिम काय असते याबद्दल सुद्धा सांगितले आहे. चला तर मग वळूया मुलाखतीकडे. नमस्ते मैम. नमस्ते. स्वागत है आपका मेरे Thank you. YouTube चैनल में जिसका नाम है आनंदी जीवन. कैसे हो मैम आप? आई एम गुड, आई एम फाइन. हैंडराइटिंग टीचर एंड चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्ट, ये आपने कैसे सोचा मैम? आपको कब लगा कि ये ज़रूरी है? जब मेरे बच्चे जब वो स्टेट बोर्ड में थे और उनकी स्कूल सीबीएसई में शिफ्ट हुई, तब उनको कर्सिव हैंडराइटिंग थी. फिर एज पर द सीबीएसई रूल्स उनको प्रिंट हैंडराइटिंग में लिखना था. और उनको मैं ही खुद पढ़ाती थी, तो उनको बेसिकली हैंडराइटिंग भी मैंने ही सिखाई थी, कर्सिव वगैरह. और जब हम ओपन हाउस में जाते थे, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेपर्स दिखाते हैं ओपन डे में, तो बहुत से पेरेंट्स का वो स्ट्रगल थी कि मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, अरे तेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से लिखता है. तो कहीं ना कहीं मैं मेरे बच्चों को वो जो सिस्टमेटिक सिखाती थी वो चीज़, फिर जब मैंने हमें वो टाइम आया कि अभी कर्सिव से प्रिंट पे शिफ्ट होना है, फिर उसको प्रिंट सिखाई. और ये मेरी जर्नी चल रही थी. और चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट मतलब ये है कि बच्चों के साथ हमें एक स्किल सिखानी है बच्चों को. तो ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा पढ़ाई में होशियार हो. मैंने मेरे बच्चों को बहुत सारी स्किल्स में डेवलप किया. ड्राइंग सिखाया, कैलीग्राफी सिखाई उनको, कंप्यूटर सिखाए, ड्रामा एक्टिंग भी सिखाई उनको. बहुत सारी चीज़ों में उनको मैंने सिखाया है. मैंने खुद ने एक स्टोरी टेलिंग का कोर्स किया और उनको ट्रेन किया कि कैसे स्टोरी बतानी है. कि ज़िंदगी में कभी ऐसा पल भी आ जाता है कि बच्चे पढ़ाई होने के बाद, डिग्रीज होने के बाद भी उनको ऐसी मुसीबत आ जाती है कि उनको उनकी स्किल से काम चलाना पड़ता है. तो स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों में. सिर्फ मैं मतलब मेरा मानना है कि सिर्फ डिग्री नहीं, पर बच्चों को स्किल्स भी सिखानी चाहिए. सो हैंडराइटिंग की क्लास अगर ऐसे कोई सोचता है तो एक कोई टीचर बैठे वो बच्चों को सिखा रहे हैं बस, और लिखने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनसे ऐसा आता है. बट आप उसमें साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करके, उसकी स्टडी करके फिर आप हैंडराइटिंग इम्प्रूव करते हैं, ब्यूटीफुल करते हैं, रीडेबल कर रहे हो, तो ये आप कैसे करते हो? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी हैंडराइटिंग है वो टोटली हमारी ब्रेन से रिलेटेड है. तो जो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में भी जो चल रहा है, हमारे अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड हमारी हैंडराइटिंग आती है. और कहा जाता है कि कोई भी इंसान आपकी हैंडराइटिंग पढ़ के आपकी पर्सनालिटी को रीड करता है. तो आपका मन कितना सुंदर है, उतना आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है. तो मन कब सुंदर होगा? जब हमारा दिमाग शांत होता है. तो पूरा ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं कि हाँ, हमारी हैंडराइटिंग, हमारा इंटरनल इमोशंस, हमारे दिमाग में चलने वाले हमारे विचार उससे रिलेटेड है. तो हैंडराइटिंग 100 टाइम्स लिखने से भी सुधरेगी नहीं. हैंडराइटिंग सुधरेगी पहले तो आप उसकी टेक्निक समझ लीजिए. वो जो बच्चा है वो क्या चीज़, या कोई भी, नॉट स्टूडेंट, कोई जो सामने पर्सन है वो क्या इमोशन से, कि क्या तकलीफ से गुजर रहा है. अगर हम उसकी वो चीज़ों को समझ के उनको हैंडराइटिंग सिखाते हैं तो वो हैंडराइटिंग 100% इम्प्रूव होती है. फिर आप इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी देन पेरेंट साइकोलॉजी दोनों देखते हो?
हाँ, अगर बच्चे में अगर हमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो फिर हमें पेरेंट्स से मिलना पड़ता है, फिर पेरेंट्स को हमें समझना पड़ता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है या घर का वातावरण ऐसा रहता है कि बच्चा डरा सा रहता है, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है या बच्चा बहुत हाइपर रहता है, गुस्सेल रहता है, तो वो घर के एनवायरनमेंट से बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है बच्चे के मानस पे और वो हमें हैंडराइटिंग में दिखती है। ओके। पर मैम कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है और कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग ठीक ठाक होती है, जैसे हो जाता है काम उससे। आपको क्या लगता है क्यों हैंडराइटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है हर एक के लाइफ में? सो मैं मेरी जर्नी से आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मैं ये फील्ड में कैसे आई। मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी पेट की और उधर में मेरे हाथों में बहुत सारे सलाइन इंजेक्शंस लगे और जिससे मेरे हाथ वीक हो गए और नियर अबाउट 1 ईयर तक मेरी ट्रीटमेंट चली थी उसकी। और हाथ में जैसे ताकत ही नहीं है, स्पून बहुत डिफ़िकल्टी से पकड़ के खाना खाती थी। लिखने का तो बहुत दूर था। फिर जैसे मेरी रिकवरी हुई, कुछ काम कर रहते थे तो डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो साइन मेरी ठीक से नहीं होती थी। फिर चेक बाउंस हो जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि चेक बाउंस हो गए हैं, फिर मुझे बैंक में बुलाया, देन आई हैव टू गिव द एप्लीकेशन एंड ऑल। फिर एक बार मैंने ऐसे ही कंटाल के मेरे हस्बैंड को बोला कि लेट्स शिफ्ट टू थम। तो वो हंसने लगे, बोले पढ़ी लिखी है तुम, वर्क ऑन योर सेल्फ। देन मैं एक डॉक्टर के पास गई, मैं उनसे मिली, उन्होंने मेरे हाथों का एग्जामिन किया, सब एक्सरे वगैरह लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बोले मैम हम थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करते हैं। 3-4 महीने मेरी फिजियोथेरेपी चली। तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छी थी मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप मोटर स्किल्स पे काम करो। देन शी स्टार्टेड गिविंग मी मोटर स्किल एक्सरसाइज और फिर रोज़ मैं एक पहले 2 लाइन 3 लाइन, वैसे 1 पेज 2 पेज ऐसे मैंने लिखना स्टार्ट किया। रोज़ मैं मेरी सिग्नेचर प्रैक्टिस करती थी और मैंने देखा मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। जब मैं ये सब करती थी एक्टिविटी तब मुझे मेरे बच्चों की स्ट्रगल याद आई कि कैसे मैंने उनको हैंडराइटिंग इम्प्रूव मतलब करवाई, कैसे उसे प्रिंट पे जाना। बहुत से पेरेंट्स जो मेरे बच्चों के साथ स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स की स्टेटमेंट याद आते थे कि अरे तूने करवा लिया कि तू कर सकती है, हम नहीं कर सकते, हम कहाँ जाए, हमारे बच्चे की हैंडराइटिंग के हिसाब से मार्क्स कट गए। बहुत बार पेरेंट मीटिंग में हम जाते हैं तो पेरेंट्स एक एक मार्क के लिए टीचर के पास जाते हैं, फिर टीचर बोलती नहीं ये इसका आर नहीं आई दिख रहा है, आई नहीं ई दिख रहा है, तो वो ऐसे मार्क्स कटते हैं बच्चों के। तो मैंने सोचा कि व्हाई शुड आई लर्न दिस, मैं खुद सीखूँ ये और जलगांव में इंट्रोड्यूस करूँ। मैं बॉम्बे गई, बॉम्बे मैंने एक इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ जाके मैंने हैंडराइटिंग का कोर्स किया। फिर उससे मैं सैटिस्फाइड नहीं थी कि नहीं ये इनफ नहीं है, मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया बट दिस इज़ लेस। मैंने बहुत सारे हैंडराइटिंग से रिलेटेड मैंने कोर्सेज किए, इनफैक्ट मैंने ग्राफोलॉजी के भी शॉर्ट कोर्सेज किए जिससे मुझे समझ में आया कि मैं बच्चों को करेक्ट वे में कौन सा लेटर सिखाऊं कि वो उनको आगे जाके करियर में हेल्प करे। फिर मोटर स्किल्स की ट्रेनिंग ली, ब्रेन जिम की ट्रेनिंग्स ली, उस पर रिसर्च किए, उस पर रिसर्च पेपर्स बनाए, पब्लिश किए मैगजीन्स में कि हम जब ये सब पब्लिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने जो काम सीखा है या हम कर रहे हैं वो बराबर है या नहीं। और फिर मैंने जलगांव में हैंडराइटिंग क्लास इंट्रोड्यूस की। ब्रेन जिम क्या होता है? मैम ब्रेन जिम होते हैं जो हमारे दोनों हाथों से काम करते हैं। जब हम राइट हैंड से काम करते हैं तो हमारा ब्रेन लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिवेट होता है और जब हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड का एक्टिवेट होता है। जब हम दोनों हाथों से काम करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट करते हैं। आप बहुत सी एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं, दोनों हाथों से काम करते हैं, तो वो ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। जितना ब्रेन दोनों साइड का एक्टिवेट रहेगा हम उतने ही
ज़्यादा सोच पाते हैं, हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, उतनी हम ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हैं। अ, छोटे बच्चों की लिखने की राइट एज, मतलब राइटिंग सीखने की राइट एज क्या है? देखो अभी के सिनेरियो जो चल रहा है कि बच्चा 1.5-2 साल का होता है, इसलिए हम प्ले ग्रुप में डाल देते हैं हम्म, और नर्सरी में आया 2.5-3 साल का हो के हम उन्हें पेंसिल पकड़ा देते हैं। हम्म, एक्चुअली ये राइट एज है बच्चों की लिखने की 4 से 5 साल। हम्म, अगर आपको देना ही है हम्म, तो उन्हें क्रेयॉन्स दीजिए, क्रेयॉन से स्क्रिबल करवाइए। हम्म, आप स्लेट आती है, पार्टी पेन बोलते हैं, वो दीजिए बच्चों को लिखने के लिए। अगर छोटी एज में देना ही है तो वो दीजिए। जो आज हमारे सिलेबस में वो सब चीज़ें उड़ गई है ही नहीं। बराबर। हम सीधा पेंसिल पकड़ा देता है। हम्म, ठीक है, स्कूल के हिसाब से वो दीजिए, पर घर पे अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो डू विथ क्रेयॉन्स, पार्टी पेन, ब्लैक बोर्ड्स पे। घर पे बच्चों के ब्लैक बोर्ड्स आते हैं, उस पे करवाए, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर पेन वाले पे मत कीजिए। तो राइट एज है 4 से 5 साल। व्हाट इज द डिफरेंस? ब्लैक बोर्ड एंड chalk एंड व्हाइट बोर्ड एंड वो मार्कर? मैं वही बोली ना कि राइट, जो हमारी ग्रिप रहती है हाँ। तो चॉक सॉफ्ट रहता है ओके। और वो एक अर्दन एलिमेंट है, हम्म। तो उससे हम कनेक्ट होते हैं। बच्चे ने लिखा तो इसे हम इरेज करके वापस उसको रीराइट करवा सकते हैं। हम्म, और जब हम पेन से लिखते हैं, हम्म, नो डाउट चॉक से थोड़ा डस्ट होता है, हम्म, बट वो इतना बुरा नहीं है जितना अगर वो बच्चा इंक मुंह में डाल देगा ओके। और वो पॉइजन उसको होगा। हम्म, ओके, राइट। क्योंकि अब बहुत से लोग बोलते हैं ना कि डस्ट की वजह से खांसी आ रही है, ये हो रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, पहले तो थी इतना, पहले हम सब पढ़े हैं वो चौक और ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़े हैं। बराबर। ये मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से पेन, डिजिटल बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स आ गए हैं। हम्म, अगर वो इंक वाले हाथ हमने धोए नहीं तो वो हमारे पेट में जाने वाली है, जबकि चौक है उसको हमने झटक भी दिया तो कम हार्मफुल है। ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है, ओके। कंपैरेटिव टू इंक। इंक। आपने ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है इसमें कि छोटे बच्चे के हाथ में थमा दी पेंसिल या फिर पेन? मैम अभी एक्सपीरियंस मतलब मेरे पास हर थोड़े दिन पे एक पेरेंट का फ़ोन आता है, मैम मेरा बच्चा नर्सरी में है, उसे लिखवाना है। वो जेड तक स्कूल पहुंच गई है, नर्सरी के बच्चे को जेड तक लिखाया जाता है। जब आप सोचे जिनको खिलने की उम्र है, डेवलप ब्रेन को होने की उम्र है, तो हम बर्डन डाल देते हैं। हम्म, और पेरेंट्स भी इतने है कि नहीं उसको आप करवाइए, जबकि मेरा सीधा है कि बच्चा जब सीनियर में होता है तभी मैं उनको मेरे क्लास में लेती हूँ कि दैट इज़ द राइट एज टू राइट हम्म, एज पर माई थियरी। हम्म, तो मेरे क्लास में सीनियर सेंट्री है। हम्म, वो पेरेंट्स, आप एक पेरेंट्स तो यहाँ के बैठ गए, मैम आपको मेरी बच्ची को सिखाना ही पड़ेगा, हम्म, बट वो एज की नहीं है। फिर हमें उनको ट्यूशन टीचर सजेस्ट करनी पड़ती है, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए नर्सरी के बच्चों के लिए। हम्म। उनके लिए कोई डिफरेंट एक्टिविटी होगी ना? बहुत सारी है, जैसे मोटर स्किल्स एक्टिविटी है, तो जब हम क्ले से खेल रहे हैं तो क्ले से लेटर्स बनाना सिखाइए, या फिर सैंड मिट्टी दीजिए, मिट्टी पे उनको ड्रॉ करना सिखाइए उंगलियों से। कलर दे रहे हो आप उसको तो कलर से ड्रॉ करना सिखाइए या हम्म, राइट करना सिखाइए। हम्म। पेंसिल से लिखवाना आई थिंक नर्सरी के लिए टू अर्ली हो जाता है। अच्छा। मैं जब छोटी थी तब मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि आपको हैंडराइटिंग अच्छी ही होनी चाहिए, और उस वजह से शायद मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी। अब नहीं है। और अब के जो पेरेंट्स मैंने देखे हैं वो बोलते हैं कि हैंडराइटिंग डजंट मैटर, बस समझ में आ जाए काफ़ी है। आपका इस पे क्या कहना है? दोनों की हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, अच्छी है, ठीक ठाक है, रीडेबल है? ये हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ये बात अच्छी है, हम्म, बट उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। मेरे हिसाब से हैंडराइटिंग प्रेजेंटेबल और रीडेबल होनी चाहिए।
आपके इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि आप डूडल एनालाइज़र हो और इस पे आपके बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। तो ये क्या होता है? डूडल एनालाइजिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे व्यक्तित्व, जो हमारी पर्सनालिटी है, उसकी एनालाइज रहती है। हम बहुत बार फ्री बैठे रहते तो हम कुछ पेन से ड्रॉ करते हैं हमारी बुक के पीछे के पार्ट में, हमारे पिल्लोज पे। हम फ़ोन पे बात करते हैं तो मिट्टी दिखी तो मिट्टी पे हम ड्रॉ करते हैं। बहुत से बार हम देखते हैं कार पे मिट्टी जमी है तो हम उस पे जाके कुछ ड्रॉ करके आते हैं। तो वो जो है उसे हम डूडलिंग कहते हैं। और वो डूडलिंग है, उससे हमें जो लाइन, स्ट्रोक्स, कलर्स जो किए हैं, उससे हमें वो इंसान की इंटरनल, जो हम बोलते हैं अंदरूनी फोकस क्या है, उसका उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस इमोशन से गुजर रहा है, वो एनालाइज करते हैं हम। और फिर उनको उनकी थेरेपी अकॉर्डिंगली दे के वी कैन वर्क ऑन इट्स नेगेटिव पार्ट। ये हर कोई कर सकता ये बहुत बड़ा कोर्स है है। और अगर चाहे तो कर सकते हैं। बट या इट्स अ डीप स्टडी और ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है। तो जिसको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो वो 100% ये कर सकता है। ये चीज़ तक हमें समझ में आती है कि आपका मन क्या कहता है डूडलिंग की वजह से। डूडलिंग की वजह से। वाह! और इसका कोई इम्पैक्ट हैंडराइटिंग पे भी होता ही होगा। इतना तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि कैसे सबके सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग दिशा में चलते हैं। इट डिपेंड्स कि डूडलिंग का थेरेपीज का इम्पैक्ट कभी कभी हम बच्चों पे ला सकते हैं हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में। ओके। आपकी लाइफ में लाइफस्टाइल हर एक को अगर देखें तो बच्चे सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कंटिन्यूअसली बिजी है, स्कूल्स, क्लासेस। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा सा समय मिल जाता है तो वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, खेलना बंद हो गया है और स्टडीज़ का स्ट्रेस हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस है, देन कभी कभी किसी को मोबाइल देखने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, उस वजह से हैंडराइटिंग पे कुछ उसका परिणाम होता है क्या? यस, होता है, बहुत होता है। कि जब हम मोबाइल होल्ड कर रहे हैं तो हमारा, हम उंगली से स्क्रॉल करते हैं, अंगूठे से टाइप करते हैं। ये हमारा बेसिक मोबाइल चलाने की लैंग्वेज है। ओके। अभी ये उंगलियों के क्या रोल्स है? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। बहुत से आजकल बच्चे लेफ्ट हैंडेड हो गए हैं। तो ये जो थंब है वो कमांडिंग फिंगर है, उंगली है वो है प्रोग्रेसिव फिंगर, और ये उंगली है सपोर्टिव फिंगर। जब हम कुछ लर्निंग प्रोसेस में होते हैं वाइल राइटिंग, तो थंब हमारी ब्रेन को सिग्नल भेजता है लिखना है। ब्रेन ये उंगली को सिग्नल भेजती है प्रोग्रेस करनी है। ठीक है। तो पूरे दिन जब हमारे दोनों हाथ चल रहे हैं, इसलिए हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हाईली एक्टिवेट है। प्लस हमारी कमांडिंग फिंगर से हम कर रहे हैं टाइपिंग, ब्रेन को मिल रहा है कमांड के लिखना है लिखना है लिखना है, तो प्रोग्रेसिव फिंगर तक वो नहीं पहुंचता है। ओके। तो ब्रेन वो सिस्टम रहता है मुझे लिखना है, तो ये लिखा नहीं जा रहा है। जब हम स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल करते हैं, अरे पर मैंने तो कमांड नहीं दिया लिखने का, तो ये क्या कर रहा है, ये उंगली का क्यों उपयोग कर रहा है। ओके। ठीक है। तो वो जो जस्तजू में ब्रेन रहता है उससे हैंडराइटिंग पे इफेक्ट होती है। आप देखना जितने बच्चे ज्यादा मोबाइल पे, जो भी ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं ना, उनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब रहती है। ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा जो मैंने पढ़ाई की और जो मैं देखती हूँ आजकल के बच्चों मेरे पास आते हैं, वो सैंपल से मैं बता रही हूँ। और ज़्यादा टाइपिंग की वजह से जो थंब यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थंब की स्ट्रेंथ भी तो कम होगी। बहुत कम हो जाती है। वो थक जाता है, उसकी है। वजह से ब्रेन थक जाता है कि वो कांस्टेंट एक्टिव है, ब्रेन को कमांड भेज रहा है।
और ब्रेन को वो यूज़ करने के लिए एनर्जी नहीं मिल रही है कि हम बैठे हैं। जब दोनों काम साथ में होता है तो क्या होता है, ब्रेन, आइज, हैंड, बॉडी पोस्चर सब कनेक्टेड है, तो ब्रेन एक्टिव है, तो ब्रेन को एक ही चीज़ पे काम करना है, फिर वो थक जाता है। हम ज़्यादा मोबाइल देखते तो हम थक जाते हैं। हमारी आँखों भी, हमारी एक आँख डोमिनेंट आँख रहती है, जैसे एक हाथ हमारा डोमिनेंट रहता है वैसे हमारी एक आँख, एक कान डोमिनेंट रहते हैं। वो भी थक जाते हैं कि उनको प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते। और इस वजह से क्रैम्प्स भी आते होंगे मसल्स में, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो रही है। हम मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं, बराबर। तो खाना कहाँ जा रहा है? कहाँ गया कि खाने के टाइम पे कोई एक्टिविटी मत करो। सब बहुत से मैंने देखे हैं, मेरी दादी को, मेरी बुआ को, बहुत जो जो मेरे बोलते हैं ना एजेड पर्सन हमारे फैमिली में, मौन रखते हैं वो लोग खाने के टाइम पे। तो हम जितना कम खाने के टाइम पे जितना कम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो हमारी पूरी एनर्जी वो खाने को पचाने में जाती है। तो हम रील्स देख रहे हैं, तो हम आचार विचार जो बोलते हैं, तो हमारे आचार के साथ हमारे विचार भी तो रॉन्ग जा रहे हैं ना। बराबर। अगर मतलब राइटिंग के समय क्रैम्प्स आते हैं तो उस पर आप सॉल्यूशन देते हो? यस, मोटर स्किल्स। और अगर कोई बच्चा एग्जाम में है तो उसके लिए हम हैंड राइटिंग के साथ ट्रिक्स देते हैं कि अगर क्रैम्प आया है, तो जनरली ये पार्ट में क्रैम्प्स आते हैं, तो उसके लिए हम उनको इमीडिएट रिलैक्स होने के लिए हम उनको एक्सरसाइज सिखाते हैं। जब वो क्लास में आते हैं, हम उनको एक हमारा सेशन होता है मोटर स्किल्स का और ब्रेन का, उसमें हम उनको सिखाते हैं कि हाथों का मसाज ऑन द स्पॉट कैसे करना है, कैसे उसको रिलैक्स करना है। ये 10th के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। हाँ, 10th 12th वो जो भी हायर एजुकेशंस कर रहे हैं उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आप कौन से, जैसे कि कैलीग्राफी है, जैसे प्रिंट है, कर्सिव है, इन तीनों में से आप कौन से राइटिंग टाइप को प्रमोट करो? देखिए मैम, कैलीग्राफी है ना, वो ड्राइंग बेस्ड हैंड राइटिंग है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और मुझे अगर सिलेक्शन आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं प्रिंट हैंड राइटिंग को प्रेफर ज़्यादा करती हूँ, कि वो रीडेबल है, वो प्रेजेंटेबल है। कर्सिव के अगर कनेक्शंस रॉन्ग हो गए हैं, कर्सिव पूरा कनेक्शन बेस में है, तो अगर वो रॉन्ग हो गए तो फिर टीचर समझ नहीं पाते या सामने पढ़ने वाला समझ नहीं पाता है क्या लिखा है। इनफैक्ट कर्सिव और आजकल ना बोलते हैं कर्सिव में लिखो तो पेपर फटाफट खत्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपका पेपर अच्छे से ही लिखा जाएगा। और बच्चे बोलते अरे पेपर बहुत लेंदी था, पेपर कभी लेंदी नहीं होते। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी, वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछता है, वो हमारी बुक्स में से, हमारी टेक्स्ट बुक में से ही पूछता है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछता है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक थरोली याद है तो आपको कभी भी पेपर लेंदी नहीं रहेंगे। पेपर छूट गया, कैसे छूट गया? क्योंकि ये कंप्लेंट होती है बहुत ज्यादा। हाँ, मैम पेपर बहुत लेंदी था इसलिए छूट गया। कैसे छूट गया? आपकी स्पीड कम थी, आपने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए पेपर छूट गया। ये मेन प्रॉब्लम है। यस, मेन प्रॉब्लम ये है। बहुत से पेरेंट्स इस टाइम पेपर बहुत लेंदी था इसलिए उसके मार्क्स बहुत कम आए, तो वो लेंदी था इसलिए मार्क्स कम नहीं आए, उसकी स्पीड कम थी इसलिए मार्क्स कम आए। टाइम मैनेजमेंट भी नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं था, उसकी नीटनेस बराबर नहीं थी। ओके, रैपिड फायर राउंड है मैम अभी। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके, अरे एक सवाल मैंने अभी पूछ लिया। रैपिड फायर राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट पेन? लाइट वेटेड पेन। ब्लैक इंक, ब्लू इंक? ब्लू इंक। बॉल पेन, जेल पेन, इंक पेन? बॉल पेन। लाइनिंग वाला पेज, नो लाइनिंग वाला पेज? डिपेंड्स। योर हैंड राइटिंग इन वन वर्ड? रीडेबल।
One common mistake everyone make while writing. Sitting posture and Okay. selecting a selection of pen. Which letter is toughest to write? Nothing is toughest to write. Handwriting is a talent or practice? Practice. One myth about handwriting. It should be beautiful. One tip to instantly improve handwriting. Sit properly. Okay. Hold your pen pencil properly. What is your favorite thought or quote? There is nothing like magic. Yourself is a magic. Magic is inside you. Okay. Believe yourself. Wow. One tip for parents. Please don't give overburden to your child for studies. And don't give them mobile. Send them to play outside. At least 1 hour in a day they have to play outside. लास्ट क्वेश्चन, आनंदी जीवन के लिए आप खुद क्या करते हो कि मेरी लाइफ हैप्पी हो जाए, हैप्पी लाइफ? जब हैप्पी लाइफ जो हम बोलते हैं ना, फन और जॉय, हाँ. तो फन टेम्पररी रहता है, जॉय हमारे अंदर से रहता है. सो व्हेन आई एम विथ माई सेल्फ, रियली आई एम हैप्पी. थँक यू मॅम. थँक्यू. आजची मुलाखत कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.